कहानी की शुरुआत साल 1940 के उस खौफनाक दौर से हुई जब इंसानियत दम तोड़ रही थी। नाजी सरकार एक बहुत ही भयानक और खुफिया साजिश रच रही थी। उन्होंने अपने खौफनाक कैद खानों में बंद बेबस और भूखे कैदियों को एक बहुत ही खतरनाक काम पर लगा दिया था, करोड़ों जाली नोट छापने का काम। उनकी साजिश एकदम साफ थी, इन जाली नोटों को चोरी छिपे ब्रिटेन के अंदर भेजना और वहाँ के पूरे पैसों के लेन देन को इस कदर तबाह कर देना कि पूरा देश घुटनों पर आ जाए। अगर उनकी यह साजिश कामयाब हो जाती तो जर्मनी इस महायुद्ध को बहुत ही आसानी से जीत लेता। जैसे ही यह सारे जाली नोट संदूकों में भर दिए जाते हैं, उन्हें रेलगाड़ियों के रास्ते ब्रिटेन की तरफ रवाना कर दिया जाता है। दूसरी तरफ इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में आसमान से मौत बरस रही है। दुश्मन देश के लड़ाकू विमान शहर पर लगातार बम गिरा रहे हैं, लेकिन मौत के इस साए के बीच भी शहर के एक बड़े हथियारों के कारखाने में औरतें अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात काम कर रही हैं। आज उसी कारखाने में काम करने वाली एक बेचारी औरत का जन्मदिन है। मौत के उस डर के बीच वो औरतें खुशी के कुछ पल चुराने की कोशिश करती हैं। वो सब मिलकर उसके लिए जन्मदिन का गीत गाती हैं और एक छोटी सी मोमबत्ती जलाकर उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करती है। लेकिन किस्मत को शायद उनकी यह छोटी सी खुशी भी मंजूर नहीं थी। संगीत। अचानक आसमान से मौत का एक भारी गोला सीधा उनके कारखाने पर आकर गिरता है। एक ऐसा कान फाड़ देने वाला धमाका होता है जो पूरे शहर की जमीन हिला देता है। पलक झपकते ही वह कारखाना मलबे के ढेर में बदल जाता है और वह बेचारी औरतें जो अभी कुछ पल पहले मुस्कुरा रही थी, उसी मलबे में दबकर हमेशा के लिए शांत हो जाती हैं। उनकी चीखें उस धमाके के शोर में कहीं दबकर रह जाती हैं। उधर दूसरी तरफ इस पूरी दुनिया की भीड़भाड़ और तबाही से दूर टॉमी एकदम अकेला रह रहा है। एक वो भी वक्त था जब टॉमी पूरे इंग्लैंड के सबसे खूंखार और ताकतवर गिरोह पीकी ब्लाइंडर्स का सरगना हुआ करता था, जिसके नाम से ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन आज वह सब कुछ पीछे छोड़कर एक सुनसान इलाके में अकेला अपनी जिंदगी की कहानी लिख रहा है। उसके अंदर का इंसान जैसे मर चुका है। अगली सुबह टॉमी का भरोसेमंद साथी जॉनी उसके पास आता है। जॉनी का चेहरा उतरा हुआ है। वह टॉमी को खबर देता है कि उनके अपने शहर बर्मिंघम पर बहुत भयानक हमला हुआ है और सब कुछ तबाह हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना सब सुनकर भी टॉमी के चेहरे पर दुख का एक भी भाव नहीं आया। उसकी आंखें एकदम सुनी थीं, जैसे उसे अब किसी के जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉनी उसे यह भी बताता है कि शहर से जान बचाकर भागती हुई एक औरत उसे मिली थी, जिसने जॉनी को पुराने दिनों से पहचान लिया था। उस औरत ने टॉमी के बारे में पूछा और उसे सारे बंजारों का राजा कहकर पुकारा। लेकिन जॉनी ने उसे साफ बता दिया कि टॉमी अब इस दुनिया के पचड़ों से दूर जा चुका है। कुछ देर बाद जब टॉमी अपनी किताब लिख रहा होता है, तभी अचानक उसके घर की घंटी बजने लगती है। वह उसे बंद करने के लिए अपनी कुर्सी से उठता है, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर जाती है। उसे अपने आंगन में कोई भागता हुआ साया नजर आता है। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। टॉमी गुस्से और झुंझुलाहट में आकर मेज पर जोर से हाथ मारता है। अपना दिमाग शांत करने के लिए वह बाहर टहलने निकल जाता है। तभी उसे पेड़ की एक टहनी पर टंगा हुआ एक लाल रंग का दुपट्टा मिलता है। बाद में जब वह वापस आकर लिखने बैठता है तो हमें उसके दिल का वह गहरा दर्द दिखाई देता है जिसे वह दुनिया से छुपा रहा था। उसे आजकल लगातार अपनी मरी हुई मासूम बच्ची के चेहरे दिखाई देते हैं। उसकी यादें टॉमी का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। वह अंदर ही अंदर घुट रहा है। लेकिन वह लाल दुपट्टा कोई वहम नहीं था, वह सच में वहाँ था और टॉमी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दुपट्टा वहाँ पहुंचा कैसे। वह दुपट्टा उसे अंदर तक चीर रहा था, इसीलिए वह भारी मन से उसे ले जाकर अपने मरे हुए भाई की कब्र पर टांग देता है। उसी दिन दोपहर में टॉमी की बहन एडा उससे मिलने वहाँ पहुँचती है। एडा की आंखों में आंसू और दिल में दर्द है। वो टॉमी को कारखाने में हुए उस भयानक धमाके और उन औरतों की दर्दनाक मौत के बारे में बताती है। एडा गिड़गिड़ाती है कि टॉमी वापस शहर चले और इस तबाही को रोकने में मदद करे, लेकिन टॉमी पत्थर दिल बनकर साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि वह इस वक्त अपने ही मन के डरावने ख्यालों और पुराने पापों से लड़ रहा है। टॉमी की यह बात सुनकर एडा का दिल टूट जाता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसे ताना मारती है कि उसने सालों संगीत से अपने ही सगे बेटों की शक्ल तक नहीं देखी है। कैसा बाप है वह। इस पर टॉमी एक बहुत ही कड़वा और दर्द भरा जवाब देता है कि वह कभी भी एक अच्छा पिता था ही नहीं। उसने हमेशा अपने परिवार को सिर्फ दर्द ही दिया है। निराश होकर एडा उसे फिर भी बाहर की दुनिया की खबर देती है। वो बताती है कि उसका एक बेटा चार्ल्स इस वक्त मोर्चे पर जंग लड़ रहा है और उसका दूसरा बेटा ड्यूक पीकी ब्लाइंडर्स गिरोह का नया मुखिया बन चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि ड्यूक गलत रास्तों पर चल पड़ा है और उसने गिरोह को बहुत बड़ी मुसीबतों में धकेल दिया है। एडा को डर है कि या तो कानून ड्यूक को फांसी पर चढ़ा देगा या फिर शहर के लोग ही उसे मार डालेंगे। लेकिन टॉमी अपनी बात पर अड़ा रहता है। वह कहता है कि अपने भाई की मौत के बाद से वह पूरी तरह बदल चुका है। उसके अंदर का वह पुराना टॉमी अब मर चुका है।
उधर बर्मिंघम शहर में तबाह हुए कारखाने के पास आग बुझाने वाले और पुलिस वाले लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। तभी वहाँ पीकी ब्लाइंडर्स गिरोह आ धमकता है। पुलिस वालों को अच्छे से पता है कि वह इस खूंखार गिरोह का बाल भी बांका नहीं कर सकते। गिरोह के लोग बेरहमी से कारखाने का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और उन हथियारों को लूटना शुरू कर देते हैं जो धमाके में बच गए थे। कारखाने का मालिक रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करता है। तब ड्यूक उसके पास आता है और बहुत ही ठंडे दिमाग से कहता है कि उनके पास पुलिस के बड़े अफसर की इजाजत है। ड्यूक उसके हाथ में कुछ पैसे थमा देता है जैसे उसकी जिंदगी की यही कीमत हो। लेकिन मालिक फिर भी पुलिस वालों से शिकायत करता रहता है। यह देखकर ड्यूक का दायां हाथ एलिजा सरेआम धमकी देता है, अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश की तो उसे पहचान लिया जाएगा और उसके पूरे परिवार की लाशें बिछा दी जाएंगी। कारखाने का मालिक चिल्लाकर कहता है कि वह उनकी धमकियों से नहीं डरता। इतना सुनते ही ड्यूक आगे बढ़ता है और उस मालिक को एक जोरदार वार से जमीन पर गिरा देता है। अपने मालिक को पिटता देख वहां के मजदूर भी गिरोह पर टूट पड़ते हैं, लेकिन उन खूंखार गुंडों के आगे बेचारों की एक नहीं चलती। गिरोह के लोग उन्हें जानवरों की तरह पीटते हैं। जब सारे आम लोग डरकर पीछे हट जाते हैं तो गिरोह वहां बचे हुए सारे हथियार आराम से लूट कर ले जाता है। कुछ ही देर बाद एडा वापस शहर पहुंचती है। वो अपने छोटे से बेटे कार्ल को साथ लेती है और उसी तबाह हुए कारखाने के पास जाती है। लेकिन वहां के मजदूर एडा को देखते ही गुस्से से पागल हो जाते हैं। वो उसे खूब खरी खोटी सुनाते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपना चेहरा यहाँ दिखाने की, क्योंकि उसी के भतीजे ने उनकी बची खुची जिंदगी को नर्क बना दिया है। एडा चुपचाप उनके ताने सुनती है क्योंकि वह जानती थी कि गलती उसके परिवार की ही है। तब कहानी एक अंधेरे और धुएं से भरे शराब खाने में पहुंचती है। ड्यूक वहां दुश्मनों के एक एजेंट बैकेट से खुफिया मुलाकात कर रहा है। बैकेट ड्यूक को उन जाली नोटों की एक गड्डी दिखाता है जो कैद खानों में छपवाए गए थे। वह बताता है कि उनके पास करोड़ों का जाली पैसा तैयार है जिसे पूरे देश में फैलाना है। बैकेट एक बहुत बड़ा और गंदा सौदा रखता है। अगर पीकी ब्लाइंडर्स उनका साथ दें तो उन्हें इस पूरे पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। लेकिन साथ ही वह यह चेतावनी भी देता है कि इसके बाद पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा और उन्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। बातों बातों में बैकेट यह भी कह देता है कि उसके मालिक असल में ड्यूक के पिता टॉमी से बात करना चाहते थे, ड्यूक से नहीं। ये सुनते ही ड्यूक के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचती है। वह गुस्से में पागल होकर अपनी बंदूक निकालता है और शराब खाने की खिड़की के बाहर खड़ी एक गाड़ी पर गोली चला देता है। वह दहाड़ कर कहता है कि अब इस गिरोह का भगवान वो है टॉमी नहीं। इस पागलपन को देखकर बैकेट एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछता है, क्या तुम सच में पैसों के लिए अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपने के लिए तैयार हो? ड्यूक की आंखों में कोई शर्म नहीं थी। वह बिना एक पल सोचे जवाब देता है, हाँ। बैकेट एक शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, तो ठीक है, आज रात तुम्हें यह साबित करके दिखाना होगा। अगले दिन की सुबह एक अजीब सी खामोशी लेकर आती है। टॉमी को अपने एकदम शांत घर के अंदर अचानक कुछ आवाज, संगीत सुनाई देती है। कोई उसके घर में घुस आया था। वह तुरंत चौकन्ना हो जाता है और अपनी बंदूक उठा लेता है। वह दबे पांव आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक मेज पर रखे छोटे से कागज पर पड़ती है। उस पर लिखा था, खुली हुई खिड़कियों के पीछे आओ। टॉमी बंदूक ताने हुए उन खिड़कियों का पीछा करता है और एक कमरे तक पहुंचता है। वहां वह देखता है कि एक अनजान औरत बड़ी शांति से उसकी लिखी हुई किताब पढ़ रही है। टॉमी बिना कोई मौका दिए सीधा उस औरत पर अपनी बंदूक तान देता है। लेकिन जैसे ही वह उस औरत का चेहरा करीब से देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं क्योंकि वह औरत बिल्कुल ड्यूक की मरी हुई माँ छिल्डा की तरह दिख रही थी। टॉमी की पुरानी यादें उसके दिमाग में किसी तूफान की तरह घूमने लगती हैं। वह औरत अपना नाम को बताती है। वह कहती है कि वह झिल्डा की जुड़वा बहन है और आज भी सपनों और आत्माओं की दुनिया के जरिए अपनी मरी हुई बहन से बात करती है। को दावा करती है कि जेल्डा ने ही उसे यहाँ एक बहुत जरूरी संदेश देकर भेजा है। वह टॉमी को बताती है कि उसका बेटा ड्यूक इस वक्त बहुत ही भयानक और शैतानी लोगों के साथ मिल गया है। वह लोग पूरे बंजारा समाज का नामो निशान मिटा संगीत देंगे। को टॉमी से वादा करती है कि अगर वह वापस लौटकर अपने बेटे को इन सब से रोकेगा तो वह टॉमी को मन की वह शांति ढूंढने में मदद करेगी जिसके लिए वह सालों से तड़प रहा है। तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। जॉनी हाथ में बंदूक लिए हुए अंदर घुसता है। उसे लगता है कि कोई दुश्मन घर में घुस आया है, लेकिन टॉमी उसे शांत करते हुए एक हैरान कर देने वाली बात कहता है कि को उनकी मेहमान है। थोड़ी देर बाद जॉनी टॉमी को अकेले में ले जाता है और उसे समझाता है। जॉनी बताता है कि को कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वह एक झूठी और मक्कार औरत है। वह उन दुखी माओं के जज्बातों से खेलती है जिनके बेटे जंग में मारे गए हैं और उनसे झूठा वादा करती है कि वह उनके मरे हुए बच्चों की आत्माओं से बात कर सकती है। जॉनी को डर है कि वह औरत टॉमी के दर्द का भी फायदा उठा रही, लेकिन टॉमी उसकी इस चेतावनी को पूरी तरह अनसुना कर देता है। उसी दिन दोपहर में ड्यूक अपने बाड़े में सुअरों को चारा डाल रहा है। तभी वहां उसकी बुआ एडा पहुंच जाती है। एडा सीधा ड्यूक से कारखाने में किए गए उस घिनौने हमले के बारे में सवाल करती है। ड्यूक बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है, लेकिन बातों ही बातों में ड्यूक एक बहुत बड़ा राज उगल देता है कि वह आजकल चोरी छिपे दवाइयां बेच रहा है। यह सुनते ही एडा का खून खौल उठता है।
उसे याद आता है कि हाल ही में शहर के अस्पताल से गरीबों की दवाइयां चोरी हुई थीं। वह गुस्से में कांपते हुए ड्यूक को धमकी देती है कि वह पुलिस में उसकी शिकायत कर देगी, लेकिन ड्यूक के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वह हंसते हुए कहता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद एडा एक पुराने दोस्त के पास जाती है जो कभी टॉमी का वफादार हुआ करता था। वह उसे ड्यूक के सारे काले कारनामों के बारे में बताती है और कहती है कि वह फौजी पुलिस के पास जाने वाली है। एडा उससे मदद और गवाही मांगती है, लेकिन वह आदमी डर के मारे साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि ड्यूक के खिलाफ जाने का मतलब है मौत को गले लगाना। उसका मानना है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ड्यूक को रोक सकता है और वह है टॉमी। इधर टॉमी अपने घर के तहखाने में जाता है। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसके हाथ से शराब की बोतल छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अचानक उसे जंग के दौरान बिताए हुए अपने डरावने दिनों की भयानक तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। खून से लथपथ लाशें, धमाकों की आवाजें। यह इस बात का पक्का सबूत था कि टॉमी के मन के गहरे जख्म अभी भरे नहीं थे। वह अपनी किताब में लिखता है कि वह उस खौफनाक जंग को अपने साथ अपने घर ले आया है ताकि वह रात को सो सके। बाद में रात को टॉमी अचानक पसीने से लथपथ होकर नींद से चौंक कर उठता है। उसके सामने को खड़ी थी और उसके हाथ में वही लाल रंग का दुपट्टा था। वह सीधा टॉमी से उसके मरे हुए भाई के बारे में पूछती है। टॉमी इस दर्दनाक विषय पर बात करने से साफ मना कर देता है, लेकिन को पीछे नहीं हटती। वह एक ऐसा राज बताती है कि टॉमी के होश उड़ जाते हैं। वह उसे बताती है कि यह दुपट्टा उसकी मरी हुई मासूम बेटी ने वहां छोड़ा था। और तो और वह टॉमी के भाई की कब्र पर बोले गए टॉमी के एकदम वही शब्द दोहरा देती है जो टॉमी ने अकेले में रोते हुए कहे थे। अब टॉमी बुरी तरह बेचैन हो चुका था। वह जानना चाहता है कि यह सब कैसे मुमकिन है, लेकिन कोई एक शर्त रखती है। वह आगे का राज तभी बताएगी जब टॉमी ड्यूक को रोकने के लिए तैयार होगा। टॉमी कहता है कि वह पुराना खूंखार इंसान नहीं रहा। इस पर को कहती है कि वह उसके पुराने रूप को वापस लाने में उसकी मदद करेगी। जब वह बातें कर रहे होते हैं तो टॉमी को एक ऐसा सच बताती है जो उसे अंदर तक हिला देता है। वह कहती है कि उसका मरा हुआ भाई अपनी मौत के लिए टॉमी को दोषी नहीं मानता। दुनिया को यही लगता है कि उसके भाई ने अपनी जान खुद ली थी, लेकिन टॉमी अब उस बोझ को और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह फफ कर रो पड़ता है और अपना सबसे बड़ा गुनाह कबूल करता है। टॉमी बताता है कि उस रात उसके भाई ने उसकी गाड़ी चुरा ली थी और टॉमी उसका पीछा कर रहा था। रात बहुत घनी, चारों तरफ कोहरा था और उसका भाई बहुत ज्यादा नशे में था। नशे की हालत में उसके भाई को लगा कि टॉमी कोई शैतान है। उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और उसी लड़ाई में टॉमी के हाथों गलती से उसके अपने सगे भाई का कत्ल हो गया। ये बोझ उसे अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा था। को उसे गले लगाती है और कहती है कि टॉमी को अब इस दर्द को पीछे छोड़ना होगा। वह अपनी बेटी और भाई को नहीं बचा सका, लेकिन वह अब भी अपने बेटे ड्यूक को बचा सकता है। शाम का वक्त होता है और बर्मिंघम शहर पर एक बार फिर से बमबारी शुरू हो जाती है। मौत के डर से सारे लोग भागकर जमीन के नीचे बने सुरक्षित ठिकानों में छिप जाते हैं। एडा इसी मौके का फायदा उठाती है। वो वहां मौजूद सभी डरे हुए लोगों को इकट्ठा करके उनसे बात करती है। वो ड्यूक को हर हाल में रोकना चाहती है, लेकिन पुलिस तक जाने के लिए उसे इन सब लोगों की गवाही की जरूरत है। उसी वक्त किसी दूसरी जगह पर ड्यूक की मुलाकात बैकेट और एक नए आदमी वर्जिल से चल रही है। वर्जिल का काम उस सारे जाली पैसे को पूरे देश में फैलाना है। ड्यूक अपनी साजिश बताता है कि वह 3 नामों का इस्तेमाल करके सारा पैसा इकट्ठा करेगा, लेकिन तभी कहानी में एक खौफनाक मोड़ आता है। बैकेट बताता है कि उसे खबर मिली है कि वर्जिल एक गद्दार है। इतना सुनना था कि ड्यूक के सिर पर खून सवार हो जाता है। वह तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और बिना पलक झपकाए वर्जिल को गोली मार देता है। वर्जिल तड़पता हुआ खून से लथपथ हालत में वहां से रेंग कर भागने की कोशिश करता है। ड्यूक उसे जान से मारने के लिए दूसरी गोली मारता है, लेकिन बैकेट इतने से खुश नहीं था। वह ड्यूक को आदेश देता है कि वह अपनी बंदूक की सारी गोलियां वर्जिल के शरीर में उतार दे। इस बेरहम कत्ल के बाद ड्यूक बुरी तरह से कांपने लगता है। बैकेट उसे तसल्ली देता है कि वह बहुत ही ताकतवर लोगों के लिए काम कर रहा है। बैकेट बताता है कि जल्द ही ड्यूक को नाव में लेकर बंदरगाह जाना होगा और वह सारा पैसा इकट्ठा करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ड्यूक को इस लाश को ठिकाने लगाना है। बैकेट के वहां से जाते ही ड्यूक गुस्से में आकर एक कांच की बोतल जोर से दीवार पर दे मारता है और फिर वह इंसानियत की सारी हदें पार करते हुए वर्जिल की उस खून से सनी लाश को उठाकर अपने भूखे स्वरों के आगे डाल देता है। अगली सुबह जब टॉमी की आंख खुलती है तो वह डिसाइड करता है कि अब छुपने का वक्त खत्म हो चुका है। वह उस लाल दुपट्टे को वापस अपने भाई की कब्र पर टांगता है और फिर अपने पुराने खूंखार अवतार वाले कपड़े पहनता है। टॉमी अपनी गाड़ी निकालता है और कहता है कि वह बर्मिंघम जा रहा है। इस बीच ड्यूक सुबह उठता है। उसकी नजर वर्जिल के खून से सने कपड़ों पर पड़ती है और वह बिना किसी देरी के उन्हें जला देता है। तभी वहां बैकेट पहुंच जाता है। बैकेट उसे बताता है कि कल रात एडा ने लोगों को भड़काने की कोशिश की है। वो ड्यूक को एक भयानक चुनौती देता है। एडा के पुलिस तक पहुंचने से पहले ही उसे मौत के घाट उतारना होगा। ड्यूक चुपके से एडा और उसके छोटे बेटे कार्ल का पीछा करता है। वह एक ऐसी जगह छिप जाता है जहां से वह एडा पर सीधा निशाना लगा सके।
वह अपनी बंदूक तानता है, लेकिन आखिरी पल में अपनी बुआ और उस मासूम बच्चे को देखकर उसके हाथ कांप जाते हैं। वह गोली नहीं चला पाता, लेकिन तभी वह देखता है कि एक गाड़ी अचानक एडा के पास आकर रुकती है। जब उस गाड़ी से बैकेट बाहर निकलता है तो ड्यूक अंदर तक कांप जाता है। वह एडा को बचाने के लिए जोर से चिल्लाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बैकेट एडा पर लगातार कई गोलियां चलाता है और उसे वहीं सड़क पर बेरहमी से मार गिराता है। फिर वह गवाहियों से भरा हुआ थैला छीन लेता है। एडा का छोटा सा बेटा कार्ल अपनी माँ की खून से लथपथ लाश देखकर बुरी तरह चीखने और रोने लगता है। ड्यूक वहाँ खड़ा सिर्फ बेबसी से ये सब देखता रहता है। रास्ते में टॉमी को अचानक एक अनहोनी का एहसास होता है। कुछ ही देर में वह कत्ल वाली जगह पर पहुंचता है। वहाँ बिखरा हुआ खून देखकर टॉमी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। एक पुलिस वाला उसे बताता है कि एडा की मौत में कहीं न कहीं ड्यूक का भी हाथ है। टॉमी अपने अंदर एक भयानक ज्वालामुखी दबाए हुए जॉनी को मुर्दा घर भेजता है ताकि वह एडा की लाश की हिफाजत कर सके, और खुद सीधा उस शराब खाने की तरफ निकल जाता है। शराब खाने में घुसते ही टॉमी सबसे पहले वहां बज रहे संगीत को बंद कर देता है और गुस्से में दहाड़ते हुए ड्यूक के बारे संगीत में पूछता है। वहां बैठे लोग उसे गालियां देने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी घबराते हुए पूरी भीड़ को बताता है कि यह इंसान और कोई नहीं बल्कि खुद टॉमी है। नाम सुनते ही सबके पसीने छूट जाते हैं। बस एक सिपाही अपनी बंदूक टॉमी पर तान देता है। टॉमी बिना कोई भाव दिखाए आगे बढ़ता है और एक जिंदा बम सीधा उस सिपाही की कमीज के अंदर डाल देता है। वो आदमी डर के मारे बाहर भागता है और कुछ ही पलों में एक जोरदार धमाका होता है। टॉमी उस सिपाही की गिरी हुई बंदूक उठाता है और एक आदमी को मजबूर करता है कि वह उसे सीधा ड्यूक के पास ले चले। ड्यूक अपना सामान बांध रहा था, तभी टॉमी वहां आ धमकता है और आते ही ड्यूक को उठाकर कीचड़ में फेंक देता है। टॉमी उसे बुरी तरह गालियां देता है। जब टॉमी उसे जोर से लात मारता है तो ड्यूक दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि वह एडा को नहीं मार पाया क्योंकि वह अभी भी अपने परिवार से प्यार करता है, लेकिन वह यह पाप इसीलिए करता है क्योंकि उसके पिता ने उसे विरासत में सिर्फ यही पाप और खून खराबा ही तो दिया है। ये कहते ही ड्यूक गुस्से में टॉमी पर टूट पड़ता है और दोनों बाप बेटे के बीच कीचड़ में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। टॉमी उसे आसानी से हरा देता है और उसे मजबूर करता है कि वह बैकेट की सारी साजिश उगल दे। इसके बाद टॉमी सीधा मुर्दा घर जाता है। कमरे में सिर्फ टॉमी और एडा की बेजान लाश थी। टॉमी अपनी बहन की लाश के पास बैठता है। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है। वह कहता है कि जब एडा ने उससे मदद मांगी थी तो उसे उसी वक्त आ जाना चाहिए था। अपनी बहन की लाश पर हाथ रखकर टॉमी रोते हुए कसम खाता है कि इस सारी बुराई से वह कुछ न कुछ अच्छा जरूर निकाल कर लाएगा। जब टॉमी मुर्दा घर से बाहर निकलता है तो उसका सीधा आमना सामना बैकेट से हो जाता है। बिना एक पल गंवाए दोनों अपनी अपनी बंदूकें निकाल लेते हैं और एक भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। जब बैकेट की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो वह वहां से भाग निकलता है। टॉमी हार नहीं मानता। वह तुरंत एक घोड़े पर बैठता है और बर्मिंघम की सड़कों पर निकल पड़ता है। इधर शराब खाने में ड्यूक शराब के नशे में अपने दर्द को भुलाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहां को पहुंचती है। वह ड्यूक के हाथ में एक गोली रखती है और एक बहुत ही डरावनी शर्त लगाती है। दुश्मनों को खत्म करने के बाद ड्यूक को इस गोली से टॉमी को मारना होगा। वो कहती है कि अगर ड्यूक को सच में मन की शांति चाहिए तो इसका सिर्फ यही एक रास्ता है। थोड़ी देर बाद एडा की विदाई के लिए परिवार इकट्ठा होता है। एडा की लाश को एक बंजारा गाड़ी के अंदर रखा जाता है। टॉमी भारी मन से उस लकड़ी की गाड़ी को आग लगा देता है। वह चुपचाप उन लपटों को देखता रहता है, अपने अंदर के गहरे दुख और आंसुओं को पीते हुए। तभी ड्यूक अचानक बैकेट को फोन करता है। वह बैकेट को चेतावनी देता है कि टॉमी उसे मारने के लिए उसके पीछे आने वाला है। उधर दूसरी तरफ टॉमी अभी भी जलकर राख हो चुकी उस गाड़ी को घूर रहा है। तभी ड्यूक वहां पहुंच जाता है। टॉमी पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसने अपने बेटे पर विश्वास करने का फैसला किया है। अब वह दोनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं। टॉमी कहता है कि उन्हें एक पुरानी बंद पड़ी सुरंग का इस्तेमाल करना चाहिए। रास्ते में टॉमी अपनी किताब लिखना जारी रखता है। वह अपनी ये किताब अपने बच्चों के नाम कर देता है। फाइनली टॉमी को वह बंद पड़ी सुरंग मिल जाती है। वह अंदर घुसता है। इधर जब टॉमी सुरंग के अंदर जा रहा होता है, दूसरी तरफ ड्यूक बैकेट से बात कर रहा होता है। ड्यूक उसे सारी नावों का रास्ता बता देता है। बैकेट तुरंत यह सारी खबर अपने सिपाहियों को दे देता है। तभी अचानक दुश्मन के विमान उस इलाके पर भारी बमबारी शुरू कर देते हैं। धमाके की वजह से सुरंग का काफी हिस्सा टूट कर गिर जाता है और टॉमी अंदर मलबे में फंस जाता है। उस अंधेरे और मलबे में टॉमी को संगीत एक बार फिर से अपनी पुरानी खौफनाक यादें घेर लेती हैं। उसे अपने मरे हुए प्यारों के चेहरे सामने आने लगते हैं, लेकिन टॉमी हिम्मत नहीं हारता। वह मलबे के बीच से रास्ता बनाता है और किसी तरह बाहर निकल आता है। बंदरगाह पर दुश्मन सिपाही पूरी तैयारी के साथ नावों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही नावें आती हैं, वह गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह सब टॉमी की रची हुई एक चाल थी। नाव सीधा बंदरगाह से टकराती है और एक बहुत ही भयानक धमाका होता है। एक ही झटके में सारे के सारे दुश्मन सिपाही उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। इधर गोदाम के अंदर बैकेट को समझ आ जाता है कि ड्यूक ने उसके साथ धोखा किया है। वो गुस्से में ड्यूक पर अपनी बंदूक तान देता है। ड्यूक बहुत ही निडर होकर कहता है कि उसने अपने पिता के खिलाफ न जाकर सही काम करने का फैसला किया है। ठीक उसी वक्त गोदाम के अंदर एक जोरदार बम फटता है।
तभी टॉमी वहां आ जाता है। पीकी ब्लाइंडर्स पूरे गोदाम को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बचे हुए दुश्मनों को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। टॉमी पैसों से भरे उन सारे संदूकों के बीच एक बम लगा देता है। एक भयंकर धमाका होता है और दुश्मनों की पूरी साजिश जलकर राख हो जाती है। ये सब देखकर बैकेट अपनी गाड़ी में बैठता है और पूरी रफ्तार से गाड़ी टॉमी की तरफ दौड़ाता है। बैकेट सीधा टॉमी के पेट में 2 गोलियां दाग देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, टॉमी सीधा बैकेट के सिर के बीचों बीच गोली मार देता है। बैकेट मर चुका था, लेकिन गाड़ी अभी भी संगीत पूरी रफ्तार से टॉमी की तरफ बढ़ती जा रही थी। टॉमी अपने दोनों हाथ फैलाकर अपनी मौत का इंतजार करने लगता है, लेकिन तभी अचानक ड्यूक उसे धक्का देकर हटा देता है और गाड़ी सीधा दीवार से जा टकराती है। टॉमी खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी सांसें टूट रही थीं। पूरी गिरोह उन्हें घेर लेती है। टॉमी अपनी बंदूक ड्यूक के हाथ में थमाता है और भारी आवाज में उससे कहता है कि वह उसे गोली मार दे और इस कहानी को यहीं खत्म कर दे। ड्यूक रोते हुए साफ इनकार कर देता है, लेकिन टॉमी जिद करता है। अपने पिता का दर्द देखकर फाइनली रोते हुए ड्यूक गोली चला देता है। पीकी ब्लाइंडर्स अपने राजा को हमेशा के लिए नम आंखों से विदाई देते हैं। टॉमी मरते मरते कुछ शब्द बुदबुदाता है और ड्यूक फूट फूट कर रोता रहता है। गिरोह के सभी लोग ड्यूक को अपना नया राजा मान लेते हैं। कुछ समय बाद को टॉमी की लिखी हुई वह किताब ड्यूक को लाकर दे देती है। गिरोह के सारे लोग एक गाड़ी के पास इकट्ठा होते हैं, जिसमें टॉमी की लाश, कुछ पुरानी तस्वीरें और बचे हुए आखिरी जाली नोट रखे हुए थे। ड्यूक कांपते हाथों संगीत से उस लकड़ी की गाड़ी में आग लगा देता है। पूरी गिरोह अपने राजा को एक आखिरी सलाम देने के लिए घंटों तक उस जलती हुई चिता के पास खड़ी रहती है और इसी के साथ वो अमर इंसान हमेशा के लिए राख में मिल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसी ही और मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।